ये जो हुकूमती अखराजात की हम बात कर रहे हैं, जो किफ़ायत शुमारी हमें बारहा बताई जाती है आवाम को कि जी हम किफ़ायत शुमारी से काम कर रहे हैं, हुकूमती इंतज़ामी मामलात बड़े तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अखराजात में इजाफ़ा हुआ है और होता ही चला जा रहा है, ये कैसे पूरा होगा? शारी के तो सिर्फ क्लेम्स ही होते हैं। हम जो रोज़ यहाँ पे गवर्नमेंट के अखराजात देखते हैं, यहाँ पे हम पार्लियामेंटेरियंस की जो याशियाँ देखते हैं, अभी मिनिस्टर्स इनक्लेव के अंदर सिर्फ एक घर की तज़ीनो आराइश के ऊपर वो 4 करोड़ रुपए का बजट इस दौर में जब हम कर्ज़े ले ले के अपना मुल्क चला रहे हैं उसकी बात हो रही थी, और वो सिर्फ एक घर था। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये गवर्नमेंट सवाए अपनी अयाशियों के इनको और कोई काम नहीं है। मुल्क एक्चुअली ये जो बजट बना था, हम उस बजट में भी हमने देखा कि ये बजट तो एक्चुअली सिर्फ इनको बना के दे दिया गया था, और गवर्नमेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये बजट कैसे बना, उसकी डिटेल्स क्या थी। इनको तो लिखा लिखाया एक बजट मिल गया, उसको इन्होंने पढ़ दिया। और अवाम, और वैसे भी मेरा ये नज़रिया है कि जब आप एक ऐसी हुकूमत को ला के बिठा दें किसी मुल्क में जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ना हों और जो लोग इलेक्शन जीत कर ना आए हों, तो उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अय्याशियों की। और क्योंकि वो किसी को जवाब दे नहीं होते, ना उन्होंने पब्लिक को जवाब देना है, ना मुल्क चले ना चले उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो क्वेश्चनेबल है किसी चीज़ के ऊपर, ना उन्होंने दोबारा पब्लिक को फेस करना है। क्योंकि पब्लिक के वोटों से जब आपने हुकूमत में ही नहीं आना, तो फिर आपके लिए सिर्फ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक हुकूमत अपनी ज़ाती अय्याशियाँ करने के लिए और अपना एक गोल्डन पीरियड गुजारने के लिए, और वही इस मुल्क के साथ हो रहा है। मोहम्मद अली साहब, ये तो जो हो रहा है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये जिन अखराजात का हम जिक्र कर रहे हैं इस पे इंटरनेशनल इदारे रिपोर्ट कर चुके हैं, इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म हो चुका है, और बारहा ये कहा जाता है कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करने हैं। ये तो आप एक इनक्लेव की रेनोवेशन की बात करें, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं जो पिछले कई दिनों से हम खबरों की जीनत भी बनते रहे हैं। वो भी उसको एडमिट भी नहीं किया जाता और कहा जाता है कि जी काम है, हम काम के मनसूबाबंदी हो या इंतज़ामी मामलात को बेहतर करने के लिए अखराजात बढ़े हैं। देखिए, वो तो मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है, दैट इज़ वन ऑफ दी मैनी एग्जांपल्स। बहुत सारी जगहों के ऊपर ये इस तरह के आपको एग्जांपल्स नज़र आएंगी, वो सिर्फ एक मिसाल थी। अच्छा देखें, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स हुए हैं इस पिछले दौर के अंदर। अब डेवलपमेंट हमें तो कोई डिटेल दी नहीं गई एज इन द नेशनल असेंबली। हम तो बारहा पूछते रहे कि ये खर्चे किधर हो रहे हैं, और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन हमारे सामने आई ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि लोगों के ईमान खरीदने में जो पैसे लगे थे वो कहीं ना कहीं से तो आए थे ना। अब वो किस हेड में डाले गए हैं मुझे इसका नहीं पता। ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के नाम के ऊपर आपने अब कहाँ डेवलपमेंट की है, ये तो जब फिगर सामने आएंगे तो उसके बाद पता लगेगा। लेकिन बहुत सारे इस हुकूमत ने ऐसे खर्चे किए हैं, और पैसे मेरा ख्याल है बोरों में डाल डाल के बांटे भी गए हैं, और वो किसी न किसी जगह से तो निकले हैं। और अब उसका तो ये हुकूमत बता सकती है। इंटरनेशनली इस बात के ऊपर IMF बिल्कुल इस बात पे शोर मचा रहा है। ज़ाहिर बात है, जब आपने एक वक्त में आपने कर्जे ले ले के अपना मुल्क चलाना है, और उस एट द सेम टाइम आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही कंट्रोल में नहीं आ रहा, बल्कि आपने अपनी जो एक लिमिट सेट की हुई है उसको क्रॉस कर रहे हैं आप, तो फिर ऑब्वियसली ये इदारे तो शोर मचाएंगे और आपको इन चीज़ों पे चेक करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास फिगर्स हैं नहीं। वी आर एज हेल्पलेस एज यू आर। हम जब ये सवाल पूछते हैं तो इन सवालों का जवाब हमें भी नहीं दिया जाता। हमारा तो वैसे भी असेंबली के अंदर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही रह गई है ना। आपको पता ही है, बीइंग अ PTI MNA या PTI का हमारी अपोजिशन, अब सारी जमातें जो पास्ट में हुकूमत में रही हैं तो वो तो सारी एक ग्रैंड अलायंस की सूरत में आज हुकूमत में हैं। तो एक्चुअली अपोजिशन की तो बड़ी जमात हमारी जमात ही है। और जिस किस्म के टर्मोइल से हम गुजर रहे हैं, हमारे तो मसले मसाइल ही कुछ और हैं। हुकूमत इस मुल्क को बेचने में और इस मुल्क को खाने में लगी है, हम अपनी जान छुड़ाने में लगे हैं अपने पर्चों से, अपनी FIRs में से। तो हम तो जब असेंबली में जाते हैं हमारी 2 सीटें और खाली नज़र आती हैं और हम उस पर एहतजाज करते हैं और उठ के वापस आ जाते हैं। जिस स्पीड से हमारे MNAs को, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को नाजायज़ पर्चों की जद में ला के एक एक करके सीट करने का जो प्लान है, जो सारी दुनिया ने देखा है, तो उन हालात में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं।
अच्छा, मोहम्मद अली साहब, डी सीट तो चले, आपने अभी मेंशन किया है कि आप I can't hear you. अभी आपको मेरी आवाज आ रही I है? can't hear you. मोहम्मद अली सरफराज साहब, आपको मेरी आवाज मुझे आ आवाज रही नहीं है? आ रही जी जी, अब आ रही है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने भी जो डी सीट की भी बात की है और अखराजात का भी जिक्र किया है कि आप लोग अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपोजिशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कल इवन मैं कराची की एक स्टोरी भी कवर करी थी, तो उसमें भी हमारे पास जो जमात इस्लामी की रिप्रेजेंटेशन थी। तो मेरा ये सवाल आपसे भी एज ए अपोजिशन कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को मसले बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग अपनी जान छुड़ाने में लगे, लेकिन एट द सेम टाइम अपोजिशन का रोल इंतज़ामी मामलात पे भी बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। मोहम्मद अली साहब, एक प्रेशर बिल्डिंग होती है, एक सवाल होता है जो किया जाना चाहिए, और एक राइट है अपोजिशन जमातों का कि वो करें कि ये जो अखराजात हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अवाम टैक्स दे रही है, आपके उस अवाम में आपके सपोर्टर भी कहीं ना कहीं शामिल हैं, अगर हुकूमती जमातों के भी हैं। तो ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब भी है वो रोल जो अदा कर रहे हैं कि मुख्तलिफ DC ऑफिस में जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह खर्चे हो रहे हैं, कि एक DC अभी तैनात हुआ है, उसने आते कहा है कि जी मैंने अपने ऑफिस में नया फर्नीचर रखना है, मैंने उसको रेनोवेट करना है। अवामी मसाइल से तवज्जो हटा के पहले अपनी लग्जरी को फोकस करना, ये वतीरा सियासतदानों का आपको समझते होना चाहिए, क्योंकि ये वही अवाम है जिनको मैंडेट देकर यहाँ सीटों पे बिठाती है। मैंने आपको पहले ही भी बात एक्सप्लेन की कि ये जो गवर्नमेंट है ये अवाम के मैंडेट पे नहीं आई, और उसी की वजह है, मसलन मैं अगर अपने हलके से लोगों के वोट लेकर अगर आया हूँ और मुझे पता है कि मैं हलके में दोबारा जाऊँगा, मैं लोगों को फेस करूँगा, तो मुझसे यह सवाल होगा कि जनाब आप ये मर्सिडीज़ गाड़ी में या इतने एक्सपेंसिव फर्नीचर पे जो बैठ रहे हैं, इस दौर में जब हम कर्जे ले लेके अपना मुल्क चला रहे हैं, तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? मुझे अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। जिस शख्स ने पब्लिक से वोट ही नहीं लेना और मेरा फॉर्म 45 चेंज करके फॉर्म 47 की सूरत में आके असेंबली में 5000 वोट लेके एक आदमी अगर 1,70,000 उसका काउंट निकला है और आके आराम से कुर्सी में बैठ जाए, तो उसको क्या फिक्र है कि मुल्क किस तरफ को जा रहा है, जब वो किसी को आंसरेबल ही नहीं है, ना वो पहले पब्लिक में गया ना उसने दोबारा पब्लिक में जाना है। जहाँ तक बात है अपोजिशन के रोल की, आपने देखा होगा कि कौमी असेंबली के अंदर हमने 12 सवाल उठाए, कोई मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव सवाल देने के लिए गवर्नमेंट बेंचेस के जो फ्रंट रो है जहाँ पे वज़रा ने आना होता है, हम असेंबली में सवाल उठाते हैं, उन सवालों को देने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वज़रा की हाज़िरी होनी चाहिए कौमी असेंबली के अंदर, ताकि हम जो सवाल करते हैं उनको कोई ना कोई, कई इजलास ऐसे गुजर जाते हैं गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती नहीं, अगले सारे बेंचेस खाली होते हैं। दे डोंट केयर कि हम सवाल क्या कर रहे हैं। हम तो वहाँ पे अगर कोई नया बिल आए जिस पे वोटिंग हो, हम लोग विजिबली अपोजिशन के लोग, हमारी हाज़िरी शायद गवर्नमेंट वालों से ज़्यादा होती है, हालांकि हम आहिस्ता आहिस्ता हमारा नंबर कम किया जा रहा है असेंबली में, हम विजिबली हाथ खड़े करके जब किसी बिल के ऊपर वोटिंग करते हैं, कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारा नंबर अपोजिशन का, क्योंकि गवर्नमेंट के वालों की गैर हाज़िरी इतनी होती है, हमारा नंबर ज़्यादा होता है, और स्पीकर साहब या डिप्टी स्पीकर साहब हमारी वोटिंग को हमें बुलडोज करके वो कहते हैं कि जनाब ये बिल पास हो गया क्योंकि बिल के हक में वोट ज़्यादा डले। हम काउंटिंग करने का भी, परसों की बात है, हमने एक बिल के ऊपर हमने कहा जी ज़रा काउंटिंग करवाएं, उन्होंने कहा जी वो तो हो गया, अगले पे काउंटिंग करवाएंगे। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि जब आप असेंबली के अंदर बैठे हैं, विजिबली एक तरफ 100 लोग बैठे हैं, दूसरी तरफ 50 बैठे हैं, और 50 वाले जिस बिल पे वोट करें वो बिल मंजूर हो जाए, आप शोर मचाते रहें, और स्पीकर साहब सर वो जो आप 100 नहीं जी बस हो गया, आप 100 लोगों के बैठने की बात करें, उसमें से आधे लोग सो भी रहे होते हैं। मैं अभी स्क्रीन पे फुटेज भी दिखा रही हूँ कि ये MNA हैं कोई, ये मुस्लिम लीग नून के हैं और ये सो रहे हैं। मतलब ये जो 6 गुना तनख्वाहें बढ़ी हैं जी बड़े, तो वो 6 गुना तनख्वाहें बढ़ने के बाद अगर ये सूरत हाल है तो फिर या आपने आपकी ये सो रहे हो तो मुझसे पूछ लें, नून लीग वाले तो सो ही रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है तरक्की का ख्वाब देख रहे होंगे, आई एम श्योर। ये जो तरक्की के ख्वाब आवाम को भी दिखाते हैं, तरक्की के ख्वाब देख रहे हैं जी, पर्सनल तरक्की के ख्वाब देख रहे हैं। मोहम्मद अली साहब, तनख्वाहें आपकी भी बढ़ी हैं जी? तनख्वाहें बिल्कुल बढ़ी हैं, लेकिन वो उसमें MNAs की तनख्वाहें जो भी तो आप एहतजाज तो करते हैं, साथ ही हैं, आपको एहतजाज करना चाहिए था कि देखिए यहाँ पे ये सो रहे हैं और आप तनख्वाहें बढ़वा रहे हैं। देखिए जी, एहतजाज से उन्होंने जो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से ना साइन करवाए गए थे, मैंने उस पर साइन नहीं किए थे असेंबली के अंदर, तो इस बारे में कह रहा है सच बात ही कोई नहीं हुई थी।
इट वाज प्री डिसाइडेड। और इसी तरह तो अच्छा मैं आपको एक बार वैसे और बता दूं, देखिए मेंबराने कौमी असेंबली की जो तनख्वाहें बढ़ाई गई थी वो बहुत सालों से नहीं बढ़ाई गई थी। मैंने खैर उस पर कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी तनख्वाह बढ़ाने की, जहाँ बढ़ गई उसमें मेरी भी बढ़ी, लेकिन मैंने उस रिक्वेजिशन पे उस डिमांड के ऊपर मैंने साइन नहीं किए थे और पीटीआई के मेंबरान ने नहीं किए थे। लेकिन जब बढ़नी थी तो ऑटोमेटिकली बढ़नी तो सभी की थी। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खाली उस तनख्वाह में उसमें को बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ था। इजाफा हुआ है मिनिस्टर्स के पर्क्स में, स्पीकर साहब की तनख्वाह में 20-20 लाख रुपया। हमारे जो एक्सपेंडिचर एक मेंबर कौमी असेंबली तो अपना जो अपार्टमेंट है उसका बिल भी देता है, उसका किराया भी देता है, जो उसको वहाँ एक 7 क्वार्टर मिला है उसका भी किराया देता है, बिजली का बिल, गैस का बिल, इंटरनेट का बिल, वी पे ऑल द बिल्स। और हमारे ऊपर ऑपोजिशन वालों का कोई खर्चा नहीं हो रहा, ना हमारे अपार्टमेंट्स की रेनोवेशन पे कोई। मैं आपके साथ इज़हारे यकजहती करती हूँ। मैं भी बिल्स देती हूँ, इंटरनेट के, घर के, बिजली के। मैं भी इस चैनल में जॉब करती हूँ, लेकिन हम सब की जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो वैल्यूएट होती हैं। हमें ऑर्गेनाइजेशंस यही बताती हैं कि वैल्यूएशन के बाद यू गेट इंक्रीमेंट और समथिंग लाइक दैट। आप लोगों के पास भी ये ऑप्शन होती है कि ये जो एमएनएज या रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं इनकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया जाए? बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी आई नो कि वहाँ पे भी 3-3, 4-4 साल सैलरीज नहीं बढ़ती हैं। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जी। एक इदारे में काम करने में और एक इलेक्टेड मेंबर होने में थोड़ा सा फर्क है। हमारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो हमारी आवाम ने करनी है ना, बाय गिविंग वोट्स और नॉट गिविंग वोट्स। जब एक एमएनए इलेक्ट हो जाता है, मेरी आर्ग्यूमेंट सिंपल है। देखिए मैं सिर्फ इतनी सी बात करूं, ऑल्दो आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस सैलरी इंक्रीज, मैं उसका एडवोकेट नहीं हूं, मगर मैं वैसे सिर्फ आपको ये बात कह रहा हूं कि एक मेंबर कौमी असेंबली जब एक हल्के से होता है तो बहुत सारे लोग सफ़ेद पोश भी होते हैं हमारे जैसे, अपने हल्कों से आना, इस्लामाबाद जैसे शहर में आके रहना कई लोगों के लिए अफोर्डेबल ही नहीं होता। इतना ज़्यादा आपका बैक एंड फोर्थ आपकी ट्रैवलिंग होती है, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सैलरीज आजकल पंजाब असेंबली की सैलरीज एमएनए से ज़्यादा हुई हुई हैं। तो हमारे लिए ये हमारा क्यों, मैं तो आपको वैसे एक हिसाब दे सकता हूँ कि पूरे महीने के बाद जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो उसमें से मुझे बचता कुछ नहीं, मेरे 4 खर्चे अपने पल्ले से होते हैं, बिकॉज हमारे पास हमारे हल्के के लोगों ने आना जाना, हमें खुद बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करना, यहाँ इस्लामाबाद जैसे एक्सपेंसिव शहर में रहना, इतनी एक्सट्रेवेगेंट सैलरीज मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली की नहीं है। लेकिन मैं अगर ये नून लीग वाले जो इस वक्त सारा दिन केक पेस्ट्रियाँ खा रहे हैं, ये अपनी तनख्वाह छोड़ें, इनसे पहले मैं छोड़ दूंगा।